आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 11 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिता के पैतृक की संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं। कोर्ट ने कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत में जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने आज स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी कम हक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर बेटी की मृत्यु भी 9 सितंबर 2005 से पहले हो जाए तो भी पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि यदि बेटी के बच्चे चाहें कि वो अपनी मां के पिता नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले तो वो इसका दावा ठोक सकते हैं। उन्हें अपनी मां के अधिकार के तौर पर नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देना ही होगा, क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती है। बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हो या नहीं। जयपुर लौटने से पहले सचिन पायलट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजनीति में द्वेष, ग्लानि, दुर्भावना की कोई जगह नहीं होती है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझकर अपनी बातों को रखना चाहिए। किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है। सचिन पायलट ने कहा कि जब राज्य में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 21 रह गई थी, तब मुझे राहुल गांधी ने पार्टी को राज्य में दोबारा खड़े करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे मैंने बखूबी निभाया। उन्होंने कहा कि 5 साल विपक्ष में रहते हुए धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, पुलिस घेराव, भूख हड़ताल का सामना करते हुए चुनाव में गए और कांग्रेस के 100 से ज्यादा विधायक जीत कर आए। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ख्याल रखा जाए, उनकी मांगे मानी जाए और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता का ख्याल रखना पूरी पार्टी की जिम्मेदारी थी, लेकिन हमने 1.5 साल में जो काम किए उसमें कार्यकर्ताओं की बात को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें लगा कि दिशा बदलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम सरकार बनाने के बाद वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पीड़ा पार्टी फोरम पर रखें। हमने राहुल और प्रियंका से बातचीत के दौरान इन सारी बातों को रखा। उन्होंने सारी बातें ध्यान से सुनी और सारे वादों के निराकरण का आश्वासन उन्होंने दिया है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें सोमवार को दिल्ली के आर्मी आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उनके मस्तिष्क के थक्के के लिए आपातकालीन जीवन रक्षक सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सोमवार को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में मस्तिष्क की सर्जरी हुई। सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रणब मुखर्जी के अन्य सभी स्वास्थ्य मानक स्थिर हैं और सर्जरी सफल रही है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर नजर रखे हुए है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का कोरोना से निधन हो गया है। राहत इंदौरी कोरोना से संक्रमित होने के बाद इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनके निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। प्रदेश के सभी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। दरअसल राहत इंदौरी पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को अस्पताल में भर्ती हुए थे। मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि मुझे और मेरे परिवार को कोई फोन नहीं करेगा। राहत इंदौरी को पहले से भी कई तरह की बीमारियां थी। उन्हें शुगर और हार्ट की भी शिकायत थी। अस्पताल के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि राहत इंदौरी को 2 बार दिल का दौरा पड़ा था। पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रूस सबसे आगे निकल गया है। दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन अप्रूव हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रूस में बनी पहली कोविड-19 वैक्सीन को हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल गया है। उन्होंने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वैक्सीन पर काम किया है। पुतिन ने कहा कि वैक्सीन सारे जरूरी टेस्ट से गुजरी है। अब यह वैक्सीन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भेजी जाएगी।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जानकारी दी कि उनकी बेटी को इस वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिसके बाद वे ठीक महसूस कर रही हैं और किसी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल खुराशको ने बताया कि इसी महीने से हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने की शुरुआत हो सकती है। रूस में सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन दी जाएगी। इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने का दावा करने वाले इंस्टीट्यूट ने अब तक दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। ये दोनों फेज यह तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं कि वैक्सीन कितनी कारगर और सुरक्षित है। WHO ने भी कहा है कि उसके पास रूस की वैक्सीन के केवल फेज 1 के आंकड़े हैं। WHO ने रूस से आग्रह किया है कि वह सभी मानकों का पालन करे। ट्रायल साइट नाम की एक न्यूज वेबसाइट का कहना है कि फेज 1 खत्म हुए अभी 1 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है। इस हिसाब से ट्रायल फेज 2 में होने चाहिए, इसलिए बहुत मुमकिन है कि रूसी फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के बिना ही इसे उतारने वाले हैं। फेज 3 इसलिए सबसे अहम है क्योंकि इसमें ही परखा जाता है कि बड़े पैमाने पर इंसानों में इस्तेमाल के लिए वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। तमाम दूसरी कंपनियां तीसरे फेज में कम से कम 30,000 वॉलंटियर पर ट्रायल कर रही हैं। उन्हें पूरा होने में वर्षों नहीं तो कम से कम कुछ महीनों का तो वक्त चाहिए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। इस बीच सूबे के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मध्य प्रदेश के हड़ताली ट्रांसपोर्टर्स को बातचीत का आमंत्रण दिया है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि ट्रांसपोर्टर्स आएं और चर्चा करें। उनकी जो भी मांगे पूरी होने के लायक होंगी उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि हड़ताल के बावजूद प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं है। परिवहन मंत्री ने ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ अपनी पिछली बैठक की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय लाइफ टाइम टैक्स की मांग थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा करके उनकी मांग पूरी की गई थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी ट्रांसपोर्टर्स की मांग पर प्रदेश सरकार विचार करने को तैयार है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ के सरकारी अस्पताल में एक एम्बुलेंस के अंदर 12 कोरोना शवों को अंतिम संस्कार के लिए भरकर ले जाया जा रहा था। इस पूरी घटना को शिवसेना स्थानीय नगर सेवक बाला साहेब बोराटे ने देखा और उसे कैमरे में कैद कर लिया। इन लाशों में 4 महिलाएं और 8 पुरुष हैं। मरीजों की हमेशा से शिकायत रही है कि अस्पताल में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। कई स्थानों पर कोरोना मरीजों के साथ मारपीट की भी घटनाएं सामने आई हैं, तो कई स्थानों पर लापरवाही की वजह से मरीजों की जान तक चली गई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 22,87,492 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 6,42,972 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 15,98,502 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 45,551 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,47,735 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 87,773 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 79,907 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 53,099, उत्तर प्रदेश में 47,878, बिहार में 28,151, पश्चिम बंगाल में 26,031, तेलंगाना में 22,628, असम में 17,997, उड़ीसा में 15,426, राजस्थान में 14,207, गुजरात में 14,072, केरल में 12,737, दिल्ली में 10,346, मध्य प्रदेश में 9,202, झारखंड में 8,814, पंजाब में 8,550, जम्मू कश्मीर में 7,514 और हरियाणा में 6,448 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 11 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 12 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।